में। जंग हुई तो नतीजा ईरान का खात्मा होगा, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ट्विटर पर पैगाम। भारत के इंतखाबी मैदान में उतरने वाले मारूफ खिलाड़ी क्या बाजी मार सकेंगे? एज अ मुसलमान क्या हम भी अपनी मस्जिदें इन लोगों के लिए खोलेंगे? और अमेरिकी रियासत मैसाचुसेट्स का एक चर्च जहां जुम्मे की नमाज अदा की जाती है। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में आप सबको खुशामदीद। व्यू 360 के साथ मैं हूँ सारा जमान। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खबरदार किया है कि अगर ईरान लड़ना चाहता है तो ये उसका खात्मा साबित होगा। ट्विटर पर अपने इस पैगाम में सदर ट्रंप ने मजीद कहा कि अमेरिका को दोबारा कभी धमकी ना देना। अब कुछ रोज पहले तक तो सदर ट्रंप इस उम्मीद का इजहार कर रहे थे कि ईरान के साथ जंग नहीं होगी। इस नए और सख्त पैगाम की वजह क्या है, इसकी तफसीलात जानने के लिए हम चलेंगे साकिब उल इस्लाम की जानिब। साकिब, हम जानते हैं कि खत्ते के हालात में बहुत तनाव है और इस वक्त इस खदशे का इजहार कई हलकों की जानिब से हो रहा है कि छोटी सी गलती भी किसी बड़ी लड़ाई का सबब बन सकती है। तो सदर ट्रंप ने ट्विटर पर जो ताज़ा तरीन पैगाम दिया है, इसकी वजह क्या है, इसकी थोड़ी बैकग्राउंड बताइए। सारा बज़ाहिर ये जो ट्वीट है सदर ट्रंप की धमकी आमेज, ये रद्दमल है उस हमले का जो गुज़िश्ता रोज़ बगदाद के ग्रीन जोन में हुआ, जहाँ पर अमरीकी सफारतखाना कायम है। और उस सफारतखाने से पहले ही गैर मुतल्लिका जो अफराद हैं, जो गैर ज़रूरी हमला है, उसको वापस बुला लिया गया था। सिक्योरिटी हाई अलर्ट थी और अमरीका ने इस हमले को नहायत संजीदगी से लिया है। वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि अमरीका किसी भी हमले का भरपूर जवाब देगा। और ये धमकियों का जो सिलसिला है, ये अब जो हमले हुए हैं, ये तमाम जो सिलसिला है, ये अमरीका और ईरान की कशीदगी उस वक्त शुरू हुई जब ईरान पर अमरीका ने दोबारा से पाबंदियाँ आयद की हैं। और यही सवाल अब पूरी दुनिया और ख़ासतौर पर वाशिंगटन में पूछा जा रहा है कि अमरीका ईरान के इस मसले से कैसे निपटेगा। अमरीकी अवामी नुमाइंदे जो हैं, कानून साज हैं, वो ये सवाल अमरीकी हुकूमत से पूछ रहे हैं, अमरीकी अहदेदारों से पूछ रहे हैं। तो देखते हैं इस रिपोर्ट में कि अमरीकी अहदेदार आखिर क्या चाहते हैं कि वो अमरीका जो है वो लाहे अमल, अमरीकी हुकूमत जो है वो कानून साजों को बताए और अवाम को बताए। इस रिपोर्ट में देखते हैं। ट्रंप इंतजामिया अपने अल्फाज और इक़दामात दोनों से ईरान और इसकी हमायतियों के बारे में खबरदार करती आई है। अगर अमरीकी मफादात पर हमला हुआ तो हम मुनासिब जवाब जरूर देंगे। लेकिन अमरीकी कानून साज मजीद मालूमात का मुतालबा कर रहे हैं। मैं स्टेट डिपार्टमेंट और महकमा दिफा पर जोर दूंगा कि वो यहाँ आएं और ये बताएं कि क्या हो रहा है, क्योंकि मुझे अखबार के अलावा नहीं मालूम कि खतरा क्या है। हमें वजाहत और जवाबात चाहिए और अभी चाहिए। सेनेटर रॉबर्ट मेंडिस को साल 2003 में इराक पर अमरीकी हमले से पहले की सूरत हाल दोहराए जाने का खदशा है। हमें इराक के बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियारों जैसा वाकया नहीं चाहिए, जिसके बायस हम बदतरीन अमरीकी जंग में दाखिल हुए जहां इन हथियारों का कोई वजूद नहीं था। और इराक में अमरीकी अफवाज के एक साबका कमांडर का मशवरा है कि ईरान में हुकूमत की तब्दीली की बजाय ईरान के रवैये को तब्दील करने की कोशिश करनी चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि हमले का कोई संजीदा मंसूबा जेर गौर है। अब तक हमें समझ जाना चाहिए था, खास तौर से अरब स्प्रिंग के बाद के हुकूमत की तब्दीली के बाद हालात हमेशा हमारी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं होते। फिलहाल हुक्मरान जमात के अराकीन ईरान के साबका रवैये के बायस ट्रंप हुकूमत की हमायत कर रहे हैं। मैं खित्ते में फौजी ताकत बढ़ाने के फैसले की हिमायत करता हूँ। इससे ईरान को पैगाम जाएगा कि अगर वो साल 2004, 2005 या 2006 जैसे इक़दाम की कोशिश करेंगे, जब उन्होंने इराक में हमारे हजारों फौजियों को हलाक और जख्मी कर दिया था, लेकिन अब हमारे पास उन्हें जवाब देने की तैयारी है। अलबत्ता कई डेमोक्रेट्स को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ईरान के खिलाफ दबाव की कोशिशों का मकसद क्या है। हम में से ज्यादातर ये महसूस करते हैं कि ये नताइज का सोचे बगैर बेढंगा तरीका है। अरकान कांग्रेस की तरफ से इन्हीं खदशात के बायस अहम सियासी रहनुमाओं को क्लासिफाइड ब्रीफिंग्स दी गई हैं, जबकि अगले चंद रोज के दौरान बाकी अवामी नुमाइंदों को ब्रीफिंग्स देने की तैयारियां की जा रही हैं। और वाशिंगटन के साथ साथ सऊदी अरब भी इस खित्ते की कशीदा सूरत हाल से परेशान है और यही वजह है कि सऊदी अरब के बादशाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने 30 मई को अरब ममालिक का इजलास तलब किया है मक्का में। और साकिब उल इस्लाम हमारे साथ थे, अपडेट्स दे रहे थे हमें बहुत अहम वाक़यात की। बहुत शुक्रिया साकिब। थैंक यू। दुनिया को दरपेश खतरात की बात करें तो दहशतगर्द तंजीम दाइश एक मुस्तकिल खतरा बन चुकी है। अगरचे इसकी नाम नहाद खिलाफत शाम और इराक से खत्म हो चुकी है, लेकिन हाल ही में तंजीम ने पहले भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में हिंद सूबे और फिर पाकिस्तान में भी अपना सूबा बनाने का दावा किया है। दाइश के ऐलान करदा पाकिस्तान सूबे के दोनों डिस्ट्रिक्ट अफगानिस्तान और ईरान की सरहदों से मुतसिल बलूचिस्तान के इलाके में है, जहाँ पहले ही कई बलोच अलहदगी पसंद अस्करी ग्रुप और फ़िरका वाराना तंजीमें सरगर्म है। अगरचे हाल ही में कोयटा समेत बलूचिस्तान के कुछ हिस्सों में कत्ल व गारत की जिम्मेदारी दाइश ने कबूल की है,
پاکستان کا موقف یہی رہا ہے کہ اس کی سرزمین پر داعش کا کوئی منظم وجود نہیں ہے۔ اب پاکستان میں داعش سے خطرہ کتنا حقیقی ہے اور اس سے کیسا نمٹا جائے، اسی بارے میں ہم بات کریں گے اسلام آباد میں قائم تحقیقی ادارے پاکستان انسٹیٹیوٹ فار پیس اسٹڈیز کے ڈائریکٹر عامر رانا سے۔ عامر رانا، ویلکم ٹو ویو 360۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ داعش کا یہ جو دعویٰ ہے صوبہ بنانے کا، اس کو کتنی سنجیدگی سے لینا چاہیے گیون دا فیکٹ کہ یہ تنظیم ماضی میں بھی خوف پھیلانے کے لیے اس طرح کے دعوے کرتی رہی ہے جن سے لوگ میں بیسیکلی ڈر پیدا ہو؟ دیکھیے، ابھی جب سے عراق اور سیریا سے ان کا خاتمہ ہوا ہے، ابھی یہ پوری کی پوری جو تحریک جو ہے وہ ایک آرگنائزیشن کی صورت میں جاری ہے۔ پہلے بھی یہ اس کا کوئی نیوکلس نہیں تھا اس پوری تحریک کا، اور ابھی لگتا ہے یہ کہ جہاں جہاں پہ ان کو کوئی ان کے ہمدرد یا ایسے گروپ مل جائیں جو ان کے ساتھ ایفیلیٹ کر سکیں، وہاں پہ اپنے وہ نیٹ ورک بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے کی صورتحال جو خراسان چیپٹر تھا وہ اس کی نوعیت بالکل مختلف تھی۔ یہ بالکل وہی اسٹریٹجی ہے جو ایک دور کے اندر القاعدہ نے اختیار کی تھی۔ اب یہ کتنی کامیاب ہوتی ہے کتنی نہیں، وہ ابھی آنے والا وقت بتائے گا، لیکن پاکستان میں بہرحال ایسے چھوٹے چھوٹے گروہ موجود ہیں، خواہ وہ فرقہ وارانہ ہو یا دیگر عسکری گروہ، جو ابھی تک وہ محسوس کرتے ہیں، کشش محسوس کرتے ہیں داعش جیسی تنظیموں کے اندر۔ اب وہ مل کے کتنا بڑا خطرہ بن سکتے ہیں یہ بھی دیکھنا باقی ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ 2014 میں حکومت بلوچستان نے وفاق کو ایک خفیہ رپورٹ بھیجی تھی جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ بڑے پیمانے پہ پاکستان میں داعش کے لیے بھرتیاں کی جا رہی ہیں۔ اس وقت حکومت کے یہ دعوے کہ داعش کا کوئی منظم وجود نہیں ہے پاکستان میں، یہ کتنا معنی رکھتا ہے اب اگر سچویشن ہم دیکھیں پچھلے 3 سالوں میں جس طرح ڈیولپ ہوئی ہے؟ جی دیکھیں، داعش پاکستان میں موجود ہے۔ جب پاکستان کے سرکاری اہلکار کہتے کہ نہیں موجود تو ان کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ شاید کوئی اس طریقے سے القاعدہ کی طرز کے کوئی عرب جنگجو یا فورن جنگجو پاکستان میں داعش کے نہیں ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو کبھی مختلف تنظیموں کے نام پہ کام کرتے تھے۔ اور لیکن یہ تفریق کتنا معنی رکھتی ہے، مطلب اسٹریٹجی کے حوالے سے یا پبلک اور آفیشیل رسپانس کے حوالے سے یہ کیا اہمیت رکھتا ہے، یہ فرق واضح کرنا؟ بہت زیادہ جی بہت معنی رکھتا ہے، کیونکہ وہ ان کے ایک تو پورے نظریات کی دوبارہ سے تطہیر ہوتی ہے، اس کے اندر ایکسٹینشن آتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ان کو آپریشنز کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ جب نئی ایفیلیشن آتی ہے تو اس کے اندر ان کو کچھ ورائٹی ان کے اندر آتی ہے اور نئے ٹارگٹ ٹیکٹکس جو ہے اڈاپٹ کرتی ہیں۔ وہ انفلوئنسز کئی طریقے کے آتے ہیں، تو اس کانٹیکسٹ کے اندر کوئی تھریٹ ہے اور اس کو میرا نہیں خیال کہ رول آؤٹ کیا جا سکتا ہے کسی بھی طریقے سے پاکستان میں۔ اچھا، آخری سوال لیکن اہم سوال ہے لوگوں کے لیے، دہشت گرد انتشار پسندی کے خاتمے کے لیے اس وقت جو پاکستان میں کوششیں کی جا رہی ہیں، اب جس طرح آپ نے کہا کہ داعش مختلف جو گروہ ہیں پاکستان میں وہ داعش کے ساتھ ایک افیلیشن محسوس کرتے ہیں، تو اس وقت جو کوششیں کی جا رہی ہیں انتہا پسندی کے خلاف، کیا وہ کافی رہیں گی داعش کے خاتمے کے لیے بھی، یا داعش کو پاکستان میں قدم نہ جمانے کی اجازت دینے کے لیے، یا پھر اس حوالے سے کوئی مخصوص نئی حکمت عملی اپنانی ہوگی؟ دیکھیے، ایسی کوئی حکمت عملی نہیں ہے کہ جو مخصوص طور کے اوپر داعش کو پاکستان میں ٹارگٹ کرے۔ ایک ہولسٹک اپروچ ہے جس میں تمام گروہ ہیں، ٹی ٹی پی سے لے کے احرار، اور انہی کو فوکس کیا جا رہا ہے۔ اس کے اندر داعش بھی ایک خطرے کے طور پہ لیا جاتا ہے۔ اب اس کو کوئی علیحدہ سے ایک الگ سے خطرے کے طور پہ لیا جائے، وہ شاید پاکستان کے اداروں کے لیے ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ کوئی ایسا ایکسکلوسیو کوئی بہت بڑا تھریٹ نہیں ہے کہ تمام گروہوں کو وہ ان کے اوپر فارغ کر کے اور خود سامنے آ جائے۔ تو یہ اس کا ایک پس منظر ہے کہ تھریٹ ہے، لیکن یہ اتنا بڑا تھریٹ نہیں ہے کہ کوئی ٹیریٹری دوبارہ سے اپنے قبضے میں لے لیں جیسے تحریک طالبان پاکستان نے کیا۔ بہت امپورٹنٹ پوائنٹس عامر رانا نے ریز کیے۔ تھینک یو عامر رانا صاحب، پاکستان انسٹیٹیوٹ آف پیس اسٹڈیز کے ڈائریکٹر ہمارے ساتھ تھے، بہت شکریہ۔ واشنگٹن میں کئی امریکی عہدیدار اور تجزیہ کار بھی اسی تشویش کا اظہار کر رہے ہیں کہ داعش سے تعلق رکھنے والے عسکریت پسند جو شام اور عراق سے افغانستان منتقل ہو رہے ہیں خطے کی سیکیورٹی کے لیے ایک بڑا خطرہ بھی بن سکتے ہیں۔ اس کی تفصیلات آج لے کے آئے ہیں ندیم یعقوب اپنی اس رپورٹ میں۔ حال ہی میں دولت اسلامیہ کے رہنما ابو بکر البغدادی کی ویڈیو سامنے آنے کے چند روز بعد ہی امریکہ کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے متنبع کیا کہ افغانستان میں داعش سے وابستہ عسکریت پسند امریکی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں۔ امریکی اور یورپی حکام کا کہنا ہے کہ شام اور عراق سے داعش کی پسپائی کے بعد اس انتہا پسند گروہ کے بہت سے جنگجو افغانستان پہنچ رہے ہیں۔ یہ واقعتاً بڑا خطرہ ہے جس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ میں حال ہی میں افغانستان میں تھا تو وہاں پر امریکی حکام سے بات چیت کے دوران مجھے معلوم ہوا کہ انہیں نہ صرف طالبان کی پیش قدمی پر گہری تشویش ہے بلکہ افغانستان میں داعش سے وابستہ تنظیموں کی جارحانہ کارروائیاں بھی انہیں پریشان کر رہی ہیں۔
वाशिंगटन में तजियाकार समझते हैं कि दाइश का खतरा न सिर्फ अमेरिका को है बल्कि इस ग्रोह की वजह से पाकिस्तान और अफगानिस्तान की मुश्किलात में भी इजाफा हो सकता है, जहां जहादी तंजीमें और अस्करियत पसंद ग्रोह कई अशरों से मुतहर्रिक हैं। The idea that ISIS as its caliphate breaks down. दौलत इस्लामिया में बहुत से गैर मुल्की अस्करियत पसंद भी शामिल हैं जो अपने नजरियात से बहुत मुखलिस और तरबियत याफ्ता हैं। तो ये तशवीश जायज़ है क्योंकि अफगानिस्तान में कानून की अमलदारी कमज़ोर है, तो ऐसे में दाइश के सैकड़ों या हज़ारों जंगजुओं की मौजूदगी पूरे खित्ते की सिक्योरिटी के लिए खतरे का बायस बन सकती है। ताहम अमेरिका के अंदर जब सिक्योरिटी खतरात की बात की जाती है तो हालिया चंद बरसों में अमेरिका में ज्यादातर पुरतशद्दुद वाक़यात सफ़ेद फार्म इंतहा पसंदों की जानिब से हुए हैं। इस्लामी इंतहा पसंद नजरियात से मुतासिर अफराद की जानिब से बड़े हमले सन 2015 में रियासत कैलिफोर्निया में और फिर सन 2016 में रियासत फ्लोरिडा में किए गए थे। We have a problem of our own American right-wing extremism. जब हम अमेरिका में इंतहा पसंदी की बात करते हैं तो हमें दाएं बाजू से ताल्लुक रखने वाले सफेद फॉर्म इंतहा पसंदों से सबसे ज्यादा खतरा है, लेकिन जब हम इस्लामी इंतहा पसंदों की बात करते हैं तो उनकी जानिब से कुछ बरसों में यहाँ कोई बड़ा हमला नहीं हुआ, क्योंकि हमारे कानून पर अमल दरामद करवाने वाले इदारे उनकी सख्त निगरानी कर रहे हैं, लेकिन हमें उनसे गफलत नहीं बरतनी चाहिए। अब जबकि अमेरिका तालिबान के साथ मुज़ाकरात के अमल में मसरूफ है, बेशतर तजियाकार समझते हैं कि अमेरिका जब अफगानिस्तान से अपनी अफवाज वापस बुला लेगा तो वहाँ सिक्योरिटी के मसाइल बढ़ेंगे और इस सूरत हाल में तालिबान, दाइश और दूसरे अस्करियत पसंद ग्रोह मजीद मुतहर्रिक और मजबूत हो सकते हैं। नदीम याकूब, उर्दू VOA, वाशिंगटन। भारत के पार्लिमानी इंतखाबात मुकम्मल होने के बाद मुख्तलिफ मीडिया इदारों की जानिब से पेश किए जाने वाले एग्जिट पोल्स मोदी हुकूमत की वापसी का इशारा दे रहे हैं। भारत के ऐवान ज़ेरी या लोकसभा की कुल 545 नशिस्तें हैं। हुकूमत साजी के लिए कम से कम 273 नशिस्तों की जरूरत होगी। 5 एग्जिट पोल्स ये जाहिर कर रहे हैं कि बीजेपी का इत्तेहाद 287 से 305 सीटें हासिल कर सकता है, जबकि कांग्रेस की क़यादत में कायम इत्तेहाद ज़्यादा से ज़्यादा 128 सीटों पर कामयाब होता दिखाई दे रहा है। अब 23 मई को इंतखाबात के नतीजे जारी हो जाएंगे और तभी ये पता लगेगा कि एग्जिट पोल्स कितने दुरुस्त थे। इस मरतबा भारत के इंतखाबात में खेल के दुनिया के कई नामवर सितारे भी किस्मत आजमाने के लिए उतरे। क्रिकेटर्स तो पहले भी भारत की सियासत में आए हैं, लेकिन इस मरतबा कौमी सतह के कई और खिलाड़ी और ओलंपिक एथलीट्स भी बाजी मारने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली से ऋतुल जोशी बता रही हैं कि खेल के मैदान में कामयाबी हासिल करना सियासत में आगे निकलने के लिए कितना मददगार हो सकता है। भारतीय क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान गौतम गंभीर आजकल एक नई पिच पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। दिल्ली की ईस्ट दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी से बीजेपी के उम्मीदवार गौतम अजहरुद्दीन, नवजोत सिंह सिद्धू और चेतन चौहान जैसे क्रिकेटर्स की तरह सियासी इनिंग्स की तलाश में हैं। लेकिन ये खेल इतना आसान नहीं है। जब आप लोगों के बीच में जाते हो किस तरीके की प्रॉब्लम्स है, अगर आप देखिए डे टू डे प्रॉब्लम, चाहे वो पानी की प्रॉब्लम हो, चाहे वो बिजली की प्रॉब्लम हो, चाहे वो ओवरऑल हाइजीन की प्रॉब्लम हो, चाहे वो वुमेन सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है, ये बहुत डिफरेंट प्रॉब्लम्स है एज कम्पेयर टू क्रिकेट की प्रॉब्लम्स। क्रिकेट की प्रॉब्लम्स कुछ भी नहीं है पॉलिटिक्स के सामने। गौतम गंभीर की स्टार वैल्यू लोगों को खींचती जरूर है, लेकिन कुछ मायनों में ये उनके खिलाफ भी जाती है। ये अपना अभी भी कमेंट्री कर रहे हैं, IPL कमेंट्री छोड़ के आए हैं जी, तो ये इनसे हम कहाँ मिल पाएंगे जी। हमें अपना जो लोकल आदमी होगा उस पर ज्यादा भरोसा है। क्रिकेट में उनने बहुत अच्छा किया है, इसलिए वो आज अगर राजनीति में आए हैं तो उसी हिसाब से राजनीति को भी ऊपर लेके जाएंगे। नहीं, वो क्रिकेटर बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो जिस पार्टी से लड़ रहे हैं उस पार्टी की मानसिकता क्या है, उसकी मेंटेलिटी क्या है, फिर उनकी अपनी 5 साल की उपलब्धि क्या है। कांग्रेस ने भी ओलंपिक में भारत को बॉक्सिंग का पहला सिल्वर मेडल दिलवाने वाले चैंपियन बॉक्सर विजेंदर को मैदान में उतारा है। विजेंदर साउथ दिल्ली सीट से अपना पहला सियासी मैच खेल रहे हैं। मैं लड़ दूंगा, लड़ना मैंने सीखा है, मैं लड़ाई करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैं गांव से निकला था तो कहाँ पहुँचा हूँ, सिर्फ मेहनत की है। आई ओनली बिलीव इन हार्ड वर्क। 2008 में विजेंदर मेडल जीत के आया तो पूरा देश उनको बहुत प्यार करता है और उसका बहुत फायदा मिलेगा। अभी उनका स्टारडम है तो थोड़ा खास करके यूथ में थोड़ा क्रेज रहता है, बट कोई अगर आप ये कहें कि बहुत ज़्यादा फर्क होगा, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता है।
जब जो खेल मकबूलियत के अर्श पर रहा, उससे जुड़े खिलाड़ी सियासी मैदान का रुख करते ही रहे। पहले हॉकी के खिलाड़ी, फिर क्रिकेटर्स और अब दूसरे एथलीट्स। इन चैंपियंस की शोहरत सियासी जमातों को मुफ्त पब्लिसिटी दिलाती है और इन खिलाड़ियों को एक नए खेल का मैदान। मशहूर खिलाड़ियों को आसानी से टिकट मिल भी जाए, लेकिन खेल की शोहरत हर बार सियासी कामयाबी में तब्दील नहीं होती। क्रिकेटर अजहरुद्दीन को इस बार उनकी पार्टी कांग्रेस ने टिकट दिया ही नहीं, लेकिन डिस्कस थ्रोअर कृष्णा पूनिया को एक अहम सीट पर खड़ा किया है। देश में पदक जीता, आप सबका मान बढ़ाया। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को डिस्कस थ्रो में पहला गोल्ड मेडल दिलवाने वाली कृष्णा पूनिया का मुकाबला राजस्थान में स्टार शूटर और ओलंपिक के सिल्वर मेडलिस्ट बीजेपी के राज्यवर्धन राठौड़ से है। राज्यवर्धन 2014 में अपना पहला इंतखाब जीतकर वजीर भी बने थे। मुझे लगता है कि आज भारत की राजनीति को भी ऐसा ही व्यक्ति चाहिए जिसे राजनीति नहीं आती हो, लेकिन देश को मजबूत करना जरूर आता हो। खेल के मैदान में मकबूलियत चाहे सियासत में उतरने के लिए मददगार हो, लेकिन मैदान में देर तक वही टिका रहता है जो कारकर्दगी दिखाता है। ऋतुल जोशी, वॉइस ऑफ अमेरिका, दिल्ली। पाकिस्तान समेत दुनिया भर से अहम खबरों के लिए आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। और अगर हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन करने में आपको कोई मुश्किल पेश आ रही है तो facebook.com/voa उर्दू का पेज हर वक्त आपके लिए हाजिर रहता है, जहां हम आपके लिए लाइव न्यूज़ बुलेटिन भी लेके आते हैं और उसके अलावा अहम शख्सियात के साथ लाइव इंटरव्यूज भी। ये तो सभी मानते हैं कि अगर मिलजुल कर रहना है तो एक दूसरे को बर्दाश्त करना होगा। नुखबत मलिक आज हमें ले जा रही है अमेरिका के तारीखी शहर बॉस्टन, जहां एक चर्च ने मुसलमानों को सिर्फ बर्दाश्त नहीं बल्कि कबूल किया है और अपने दरवाजे उनके लिए खोल दिए हैं। बॉस्टन शहर के मरकजी इलाके या डाउनटाउन में कायम ये कैथीड्रल चर्च ऑफ सेंट पॉल है, जो अमेरिका की तारीखी चर्चेस में से एक है। लेकिन यहाँ के रहने वालों के मुताबिक इसकी खास बात इसकी तारीख नहीं है, बल्कि वो रिश्ता है जो पिछले 20 साल से इस चर्च ने यहाँ की मुस्लिम कम्युनिटी से कायम कर रखा है। इस वक्त यहाँ नमाज जुमा की अदायगी की तैयारी हो रही है। इस तारीखी चर्च में जुमे की नमाज का ये सिलसिला 20 साल पहले उस वक्त शुरू हुआ था जब एक मकामी यूनिवर्सिटी में मुस्लिम कम्युनिटी के लिए बनाई गई नमाज अदा करने की जगह कम पड़ गई थी। हमें जुमे की नमाज के लिए जगह की तलाश थी और हफ्ते में एक बार 2 घंटे के लिए भी कोई जगह नहीं मिल पाई। सो मैंने चर्च से राब्ता किया और उन्होंने हमें कबूल किया और हमने चर्च के तहखाने में नमाज अदा करना शुरू की। फिर चर्च ने कहा कि आप भी उसी खुदा की इबादत करते हैं, इसलिए उन्होंने चर्च का ये मरकजी फ्लोर हमारे लिए तब्दील किया। So they fix up the second floor. 1819 में कायम होने वाले इस कदीम चर्च के मरकजी हॉल में आम गिरजाघरों की तरह बेंचेस नजर नहीं आते, जहां बैठकर रिवायती अंदाज में मसीही अफराद इबादत करते हों। It just was not a very pleasant. ये मुस्लिम कम्युनिटी की इबादत के लिए मौजू जगह नहीं थी, इसलिए हॉल में रोशनदान और खिड़कियां बनाई गई और लोगों को आपस में मिलने और इबादत करने में आसानी होती है। कालीन और लकड़ी के बेंचेस निकाल दिए गए, जिससे अब यहाँ आवाज बेहतर तौर पर गूंजती है। Which makes the acoustics much better. 6 साल पहले चर्च ने इन तब्दीलियों पर लाखों डॉलर्स खर्च किए, जिसके बाद अब इस इमारत के अंदर नमाजियों के लिए वुजू की जगह मौजूद है। मरकजी हॉल में मसीही आर्जी कुर्सियों पर बैठकर इबादत करते हैं और मुसलमानों के लिए हर जुमे के रोज हॉल खाली कर दिया जाता है। हमेशा अपने से यही क्वेश्चन किया है कि क्या हम एज अ मुसलमान क्या हम भी अपनी मस्जिदें इन लोगों के लिए खोलेंगे। चर्च की तरफ से हुस्न सलूक और मजहबी रवादारी के रवैये के जवाब में यहाँ नमाज अदा करने वाले मुसलमान मिलकर हर साल सैकड़ों बेघर अमरीकियों को इस चर्च में मुफ्त खाना फराहम करते हैं। और इसके अलावा भी हम यहाँ कई बैन मजहबी तकारीब मुनक्किद करते हैं जहाँ मुख्तलिफ नजरियात पर बात की जा सके। गुज़श्ता 2 दहाइयों से इस कदीम तारीखी चर्च और मकामी मुसलमानों का ये बैनुल मजहबी ताउन बॉस्टन का दिल कहे जाने वाले इस इलाके के सकाफती मंजरनामे को नई शक्ल दे रहा है। नुखबत मलिक, वॉइस ऑफ अमेरिका, बॉस्टन, मैसाचुसेट्स। पाकिस्तान में तो माह रमज़ान के दौरान बहुत से रेस्टोरेंट्स रात देर तक खुले रहते हैं, लेकिन अमेरिका में ऐसे नहीं होता। इसी को बदलने की कोशिश कर रही हैं वाशिंगटन डीसी की एक खातून। उनकी कहानी हम आपके लिए लेके आएंगे कल शाम व्यू 360 में। फिलहाल उसकी एक झलक देखते हैं। अमेरिका में आमतौर पर लोग रात का खाना 6 बजे से 7 बजे के दरमियान खा लेते हैं। हम रेस्टोरेंट से दरखास्त कर रहे हैं कि वो रमजान में अपने औकात में तब्दीली करें ताकि मुसलमान भी इससे फायदा उठा सकें। कैथरीन की कोशिश है कि वो अपने प्रोजेक्ट के इस पहले साल में 75 रेस्टोरेंट्स को अपने पैनल पर लाएं। कोई भी रेस्टोरेंट जिसमें थोड़ी सी भी समझ हो इसका हिस्सा जरूर बनेगा। डाइन आफ्टर डार्क कहलाने वाले इस प्रोग्राम के बारे में नुखबत मलिक की रिपोर्ट आप देख सकेंगे कल शाम व्यू 360 में।
امریکہ میں ایک کالج کے طالب علموں کو گریجویشن کے موقع پہ ملا زبردست سرپرائز جب تقریب سے خطاب کرنے والے نے ان کا لاکھوں ڈالر کا تعلیمی قرضہ خود ادا کرنے کا اعلان کیا. ارب پتی انویسٹر رابرٹ اسمتھ نے امریکی ریاست جارجیا میں سیاہ فاموں کے تاریخی مور ہاؤس کالج کی سالانہ گریجویشن تقریب سے خطاب کے دوران 400 طالب علموں کا تقریباً $40 لاکھ کا قرضہ خود ادا کرنے کی خوشخبری سنائی. اپنی کمیونٹی کا خیال رکھنے کے لیے ہم کافی ہیں اور یہ یقینی بنانے کے لیے بھی کہ ہم خود کافی ہیں کہ ہمیں بھی امریکہ میں ترقی کے تمام مواقع ملے. امریکہ میں طالب علموں کی اکثریت 4 سال کی بیچلرز ڈگری حاصل کرنے کے لیے ہزاروں لاکھوں ڈالر کا قرض لیتی ہے. مور ہاؤس کالج کے طالب علم اس تحفے پہ حیران بھی ہیں اور بہت خوش بھی. مجھے یقین نہیں آ رہا. جب انہوں نے اپنی تقریر میں یہ اعلان کیا تو میں نے اپنے ساتھ کھڑے لڑکے سے پوچھا کہ کیا انہوں نے واقعی وہی کہا ہے جو مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے کہا ہے. میں حیران ہوں. میری زندگی کا یہ بہترین تحفہ ہے. امریکہ میں تعلیمی قرضہ اس وقت ریکارڈ $1.5 ٹریلین تک پہنچ چکا ہے اور صدارتی انتخابات میں بھی ایک اہم ایشو ہے. آج کے میڈ ان پاکستان سیگمنٹ میں چلتے ہیں وادی سوات جو اپنے حسین قدرتی مناظر کے لیے جانی جاتی ہے. یہ وادی مختلف تہذیبوں کا گہوارہ بھی رہی ہے جن کے نقوش آج بھی جہاں ہاتھ سے بنائی جانے والی لکڑی کی اشیاء پہ نظر آتے ہیں. سوات سے آج اشرف خان بتا رہے ہیں کہ لکڑی سے فرنیچر اور دیگر اشیاء بنانے کی اس مقامی صنعت میں اب غیر ملکی لکڑی زیادہ استعمال کی جا رہی ہے تاکہ جنگلات کا تحفظ بھی ممکن ہو سکے. دیکھتے ہیں اس ہفتے کا میڈ ان پاکستان. لکڑی پر کندکاری کر کے مختلف فرنیچر اور فن پارے تیار کرنا سوات کی صدیوں پرانی پہچان ہے. اس کا تصور گندھارا تہذیب سے لیا گیا ہے جس میں پتھروں پر مختلف نقش اور مجسمے بنائے جاتے تھے. بعد میں کندکاری کا یہ فن لکڑی پر منتقل ہوا اور لوگ گھروں اور مساجد کے دروازوں اور ستونوں پر دلکش پھول بنانے لگے. اس کی ایک خوبصورت مثال خواجہ خیلہ میں موجود 400 سال پرانی اس مسجد میں بھی پائی جاتی ہے. اس مسجد میں بھی لوگ زیادہ تر مہمان جو آتے ہیں وہ اس مسجد کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں. لکڑی پر یہ کندکاری ہاتھ سے کی جاتی ہے. اس کے لیے یہ ہنرمند اپنے خیالی تصور سے پہلے لکڑی پر پینسل سے نقش بناتے ہیں پھر اس کو نہایت مہارت سے کندہ کر کے لکڑی کے ٹکڑوں کو جوڑا جاتا ہے. وادی سوات میں اس ہنر سے ہزاروں لوگوں کا روزگار جڑا ہے. یہ کام میرے آبا و اجداد کے زمانے سے چل آ رہی ہے. ہماری ثقافت کا حصہ بھی ہے کیونکہ پوری دنیا میں لوگ بہت پسند کرتے ہیں اس وجہ سے ہم نے سیکھا ہے. یہ فرنیچر پہلے دیار اور اخروٹ کی لکڑی سے تیار کیا جاتا تھا جو سخت ہوتی ہے لیکن اب اس میں درآمد شدہ لکڑی بھی استعمال ہو رہی ہے. تقریباً 10 سال 12 سال پہلے جو میں نے کام کیا یہ سوات کا لکڑ استعمال کیا. ابھی جو لکڑ جو ہے نا یہ رشین کنیڈین اور جرمن والا کنیڈیا والا یہ تقریباً 100% لکڑ جو ابھی آئے تھے تو امپورٹڈ لکڑ ہے. یہ درآمد شدہ نرم ساخت والی لکڑی سے نہ صرف یہ فرنیچر تیار کرنا آسان ہوا ہے بلکہ اس سے مقامی جنگلات کی کٹائی میں بھی کمی آئی ہے. سوات میں یہاں پہ ہمارے ہاں سینٹرل ڈپو ہیں جس میں جو ہمارے کنفسکیٹڈ ٹمبر ہے مختلف تھانوں میں یا پھر جو ہمارے فارسٹ اسٹاف وہ کر دیتے ہیں. فیڈرل گورنمنٹ صوبائی نے کوئی تقریباً 10 سالوں سے اس پہ کام وہ کرتے رہے کہ ہم کس طریقے سے جو امپورٹڈ لکڑ ہے اس کو سبسیڈائز کرا سکیں. سوات میں تیار کیا جانے والا یہ روایتی فرنیچر ملکی اور غیر ملکی سیاحوں کی توجہ سال ہزار سے حاصل کر رہا ہے اور ملکی معیشت کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہو رہا ہے. محمد اشرف خان، وائس آف امریکہ، سوات. HBO کی معروف ڈرامہ سیریز گیم آف تھرونز کی آخری قسط بھی نشر ہو گئی. جنہوں نے بھی نہیں دیکھی میں ان کے لیے کچھ سپوائل نہیں کروں گی لیکن جب آپ دیکھ لیں یا اگر آپ نے دیکھ لی ہے تو پھر آئیے facebook.com/VO Urdu کے پیج پہ اور ہمیں بتائیے کہ آپ کو اینڈنگ سے تسلی ہوئی, آپ خوش ہیں یا لاکھوں فینس کی طرح ناراض ہیں. ہمارے فیس بک پیج پر آپ کو اور بھی بہت کچھ دیکھنے کو ملے گا. سارا زمان کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.